टंडन जी की आवाज में बहुत क्रोध था। संगम की तरफ मैंने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उनकी क्रोध भरी ध्वनि सुनकर जो मेरा शरीर कंपा था, उसे देखकर उनकी कर्मचारी मुख पर हंसी आई, जो मैंने अपनी बाएं आंख के एक कोने से देख ली थी। इससे पहले कि नेताजी कुछ और बोल दे, उनके फोन की घंटी बजी। वो फोन पे बात करने में व्यस्त हो गए। उनके साथ एक दिन रह के देख लीजिए, क्रोध की आदत अपने आप पड़ जाएगी। मौके का फायदा उठाते हुए उनकी कर्मचारी ने कहा। इतनी मीठी ध्वनि सुनकर मेरे मुंह से कुछ न निकला। मैं बस हल्का सा हंस दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। टंडन जी अभी भी फोन पर लगे हुए थे। कुछ मिनट की और शांति और हम संगम पहुंच गए। मैंने टंडन जी के लिए तुरंत उतर के दरवाजा खोला और उनको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने लगा। मैं उन्हें किले की तरफ ले ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उनकी महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति से दूर खड़े परेशान स्वर में बात कर रही है। मेरा मन उसकी तरफ खींच गया। मुझे उनसे बात करनी थी और मेरा निश्चय इतना अटल था कि मैंने तरीका भी निकाल लिया था। मैं टंडन जी को लेकर एक नौक के पास चला गया और नौक को पैसे देकर संगम स्नान करने को कहा। टंडन जी भी पंडित किस्म के थे, तो उनका भी मन प्रसन्न हो गया। कुछ ही देर में नौक उनको लेकर चला गया और मैं उनकी तरफ बढ़ा। वो अकेले तट के किनारे एक खटिया पर बैठी थी। मैं उसके आसपास मधुमक्खी की तरह मंडराने लगा। वो भी मुझे देखने लगी। आप कुछ चिंतित लग रही है। बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा और हल्के से खिसक के मुझे अपने पास बैठने का आदेश दिया। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंत में जाके बैठ गया। मैंने उनको देखा तो वह अभी भी गंगा जी को ही निहार रही थी। टंडन जी कहाँ है? उन्होंने मुझसे पूछा। वो संगम स्नान करने गए हैं। संगम में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति कुंभ मेले के समय संगम में स्नान करता है, उसे अमृत की प्राप्ति होती है। कुंभ हर 12। मैं खत्म भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने मेरे हाथों को उठाकर अपने सिर के नीचे रख दिया और रोने लगी। उनके आंसू बारिश की बूंदों की तरह मेरी हथेली को भगा रहे थे। मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी और मैंने बोला कि आप क्यों रो रही है? अचानक से क्या हो गया? उन्होंने अपना सर मेरी हथेली से हटाया और बोली, अभी मुझे कानपुर के अस्पताल से फोन आया था कि मेरी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए जल्द ही 50,000 रुपए की जरूरत है। वो इकलौती है जिन्होंने मेरी बचपन से आजाद देखभाल की है। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? टंडन जी से मांग लीजिए, मैंने उससे कहा। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरी माँ एक अनाथ आश्रम चलाती है। अधिक फंड न होने के कारण मैंने अनाथ होने का बहाना बनाया था और ये भी कहा था कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर टंडन जी को दया आई थी और उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि मेरी एक माँ भी है? मैं बहुत बुरी हूँ। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। परेशानियाँ व दिक्कतें सबके साथ आती है, बस उनका समझदारी से सामना करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा। ये सुनकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं मन रह गया था उस वक्त। कुछ देर वहाँ बैठकर मैंने उनको हंसाया, तब तक टंडन जी आ गए थे। उनके मुख पर चंदन का टीका और खुशी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़े और रास्ते में उन्होंने मुझे 20 रुपए की टिप दी। ये देखकर वो हंस रही थी। गाड़ी चलाते वापसी में पूरे वक्त मैं इस भाव में खोया रहा कि क्या उनको भी मुझसे प्यार हो गया है। रात हो चुकी थी और मैं गाड़ी लेकर दुकान के बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि सामने से वो आ रही है अकेले। मैं अपना हुलिया सुधारने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, 3 दिन बाद टंडन जी की रैली है यहाँ। ये कहकर वह चली गई। राघव का गला सूख चुका था। उसने एक घूंट पानी पिया, थोड़ी देर रुका। उसने वैशाली के मुख पर ऐसा तेज देखा कि जैसे ही उसकी कहानी खत्म होगी वैसे ही वह उसको डांटेगी। मैंने किसी तरह के अपने मालिक से, परिवार वालों से, अपनी पूंजी से जमा करे और अंत में उस दिन तक मेरे पास पूरे पैसे इकट्ठा थे। अंत में वो दिन भी आ गया। मेरी उनसे फोन पर भी रोज बात होती थी। मुझे अब यकीन था कि उसे भी प्यार है। मैं अपने घर में उनके फोन का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके साथ सपनों में 7 फेरे तक ले लिए थे। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुका था। अचानक मेरा फोन बजा और एक व्यक्ति ने बोला, इस नंबर के जो उपभोक्ता है उनका मेजा रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। मैं बिना जूते के अपनी मोटरसाइकिल से जल्दी से वह पहुंचा तो पता चला कि टंडन जी एक्सीडेंट के अकस्मात स्वर्ग से भाग गए और ड्राइवर और उनकी महिला कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि दोनों की हालत गंभीर है। 2 दिन तक मैं उस सरकारी अस्पताल में रहा। इसी बीच मैंने जैसे तैसे उन 50,000 रुपयों को सही जगह पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि महिला कर्मचारी बच तो हो गई है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। उसे कुछ याद नहीं रहेगा, न मैं, न वो प्यार भरे लम्हे। वैशाली अब अपने आप को रोक न सकी और चिल्ला पड़ी, कौन सा प्यार? वो बस तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने उसको प्यार समझ लिया। अगर लड़की हाथ पकड़ ले तो इसका मतलब प्यार हो गया। कितनी नीच सोच है तुम्हारी राघव। राघव भी अपने आप को न रोक सका और उसके आंसू बहने लगे। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। वैशाली को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
माहौल को ठंडा करने के लिए वैशाली ने पूछा, ये तस्वीर जो तुम छुपा रहे हो वो उसकी ही है? ममम, राघव ने कहा और वो बिस्तर से उठ गया अपने बैग में बाकी जरूरी सामान रखने। मौके का फायदा उठाते हुए वैशाली ने वह तस्वीर उठा ली। इससे पहले कि राघव उसे रोकता, बहुत देर हो चुकी थी। यही तो मेरी तस्वीर है, वैशाली ने आश्चर्य से कहा। राघव के आंसुओं ने ही सब बोल दिया।